हे गाइस, वेलकम टू एलेवल एजुकेशन। चलिए आज फिर एक और नई वीडियो के साथ हम लोग आज के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। आज एमसीक्यू थोड़े आसान हैं ताकि आपका थोड़ा सा डर खत्म हो, आपके दिमाग में से ये चीज़ निकल जाए कि केवल टफ ही क्वेश्चंस आने हैं, बहुत सीधे साधे सरल क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आपके वो जो थोड़े से सीधे साधे सरल क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग आज। तो देखिए क्वेश्चन कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऑप्शंस दिए गए हैं कूलाम, न्यूटन, वोल्ट एंड न्यूटन पर कूलाम। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन में, सीधे सीधे आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। देखिए उसमें चार जो ऑप्शन दिए हैं, पहला कूलाम, तो कूलाम तो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है, कूलाम तो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है, तो कूलाम खत्म हो गया। न्यूटन फोर्स की ऐसा यूनिट होती है, हमें पता है, खत्म हो गया। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है, वो भी खत्म हो गया। तो तीन को कट मार दो, चौथा बचा वही सही है। लेकिन ऐसे भी याद भी होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्योंकि E बराबर F/Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, जो फोर्स की यूनिट होगी और जो चार्ज की यूनिट होगी। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, 3 चार्जेस 3 + 3Q एंड +Q एंड Q आर प्लेस्ड एट अ स्ट्रेट लाइन in order to make the net force on Q be the 0, the value of capital Q will be। मतलब ये कहा गया है और चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या, प्लस का 3Q, प्लस का 2Q, माइनस का 3Q, माइनस का 4Q। तो यानी कि तीन चार्जेस हैं जो कि एक ही लाइन में रखे हुए हैं। एक है कितना आपका +3Q, एक है कितना आपका +Q, एक है आपका कितना कैपिटल Q। ये तीनों एक ही लाइन में रखे हुए हैं और इसके बारे में कहा गया है कि इन दोनों के बीच, तीनों के बीच का जो सेपरेशन है वो इक्वल है। मतलब ये जो सेपरेशन है ये सेम है। तो ये आप आर मान सकते हैं दोनों को। तो इसका मतलब अब पूछा है कि जो इस Q पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो, इसके लिए कैपिटल Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। और चार ऑप्शन दिए गए हैं, +3Q, +2Q, -2Q। यानी कुल मिला के हमें कैपिटल Q की वैल्यू स्मॉल q के टर्म्स में निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब इस पे इधर की ओर एक फोर्स लगाएगा F1, और ये भी पॉजिटिव है तो इस वाले पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इसलिए इधर की ओर एक फोर्स लगाएगा F2। रिपल्सिव फोर्स हमेशा उसकी अपनी लाइन में ही लगेगा। मतलब ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा तो F1 की जो वैल्यू डायरेक्शन आएगी वो इधर की तरफ आएगी, और F2 की जो डायरेक्शन आएगी वो इधर की तरफ आएगी। तो बताइए F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब अगर यहाँ नेट फोर्स 0 है तो नेट फोर्स के 0 होने की एक ही कंडीशन है, F नेट अगर 0 है तो ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल भी होने चाहिए और अपोजिट भी होने चाहिए। तो अपोजिट तो ऑलरेडी आ गए हैं, दोनों फोर्सेस आपस में अपोजिट तो हैं ही, बस इनका इक्वल होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब F नेट बराबर 0 के लिए आप लिखेंगे कि F1 बराबर क्या होना चाहिए, F2 होना चाहिए। तो F1 का फॉर्मूला लगा दीजिए, K × 3Q × Q/r² बराबर K × Q × कैपिटल Q अपॉन r²। r² से r² कैंसिल, K से K कैंसिल, इस Q से ये Q कैंसिल। तो कैपिटल Q की वैल्यू कितनी आ गई, 3Q। अब देखिए ये तो सॉल्व करने का तरीका हुआ, कूलाम्स लॉ लगा करके हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r² वाला फॉर्मूला लगा करके। तो कैपिटल Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3Q के इक्वल होनी चाहिए। ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यस पहला ही ऑप्शन सही है। तो लेकिन अब अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा दिमाग लगा देते तो बिना सॉल्व किए भी इस क्वेश्चन को, यानी बिना कैलकुलेट किए भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। आप खुद ही बताइए कि ये पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो इक्वल रिपल्शन दोनों तभी तो लगाएंगे क्योंकि इन दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है। तो अगर ये दोनों चार्ज, क्योंकि डिस्टेंस दोनों की बराबर है, तो जब डिस्टेंस बराबर है तो फिर ये चार्ज और ये चार्ज अगर आपस में इक्वल हों, अगर ये दोनों इक्वल हों तो फिर ये जितना इसको रिपेल करेगा उतना ये रिपेल करेगा। तो दोनों के रिपल्शन एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और उसके कारण नेट फोर्स 0 आ जाएगा। यानी बिना सॉल्व किए, बिना कैलकुलेट किए भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बट अगर नहीं आ रहा है तो आप सीधे सीधे कूलाम लॉ लगाइए और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इफ़ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट। यानी अगर कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब E इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने इधर से इधर की ओर दिखा दी है। तो आप समझ गए होंगे कि ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जनरेट कर दी। कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है।
इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है। किसको कहते हैं डाइपोल? दो ऐसे चार्जेस का कम्बिनेशन जो कि इक्वल हों और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हों और उनकी नेचर अपोजिट हो। दो ऐसे चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, नेचर अपोजिट हो और वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हों, तो उनको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक डाइपोल का ये फॉर्मेशन होता है, तो -q और यहाँ पर रखा होगा आपका +q। तो इसने पूछा है कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा और ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ऑलवेज जीरो, नेवर जीरो, डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द डाइपोल एंड नन। अरे भाई सिंपल सी बात है, आप एक बार बताओ, डबल ये दोनों चार्ज इक्वल हैं और हमने पढ़ा है दो फॉर्मूले, या तो आपको ये याद आ जाएगा फॉर्मूला कि E बराबर F/Q होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, या फिर आपको ये फॉर्मूला याद आ जाए कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ कोई चार्ज पार्टिकल, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ कोई चार्ज पार्टिकल एक फोर्स महसूस करता है जिसकी वैल्यू होती है F बराबर Q इंटू E, मतलब Q इंटू E। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो ये फोर्स महसूस कर रहा होगा, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, तो इस ओर पॉजिटिविटी रही होगी, इस ओर नेगेटिविटी रही होगी, तो इस +q पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इधर से तो रिपल्सिव नेचर का होगा, उधर से अट्रैक्टिव नेचर का होगा। इसका मतलब इस पर एक फोर्स लगेगा F1 बराबर कितना, Q इंटू E। और फिर आप देखेंगे कि ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाला तो इसको इधर से रिपेल कर रहा होगा, इधर से इसको अट्रैक्शन मिल रहा होगा, तो इस पर एक फोर्स इधर की ओर लगेगा F2 बराबर QE। आपको अब माइनस साइन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने क्या कर लिया, डायरेक्शन शो कर लिया है। तो आपने पाया कि F1 बराबर QE है और F2 बराबर भी QE है। F1 बराबर कितना, QE, और F2 बराबर भी कितना, QE, और दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो फिर जाहिर है कि इनका नेट फोर्स निकालने के लिए क्या कहेंगे, नेट फोर्स F नेट बराबर, अब हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट होती हैं और एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही होती हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और इक्वल अगर इक्वल हो तो यानी उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं एक दूसरे में से। तो F1 में से F2 घटाइएगा तो दोनों सेम हैं, इसलिए घट के क्या आ जाएगा आंसर, 0। कुल मिलाकर आपको नेट फोर्स बताना है तो ऑलवेज 0 रहेगा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकन आउट फ्रॉम ए बॉडी टू प्रोड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 625 इंटू 10 की पावर 18, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एंड नन। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि एक बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं ताकि उसके ऊपर जो चार्ज रह जाए वो 1 कूलम के इक्वल हो। देखिए अगर एक बॉडी ये है और मैं इससे n इलेक्ट्रॉन्स निकाल ले रहा हूँ, तो जब हम किसी एक बॉडी से जिसके ऊपर कुछ चार्ज मौजूद है पहले से ही, उसके अंदर से n इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो इसका मतलब है कि इन n इलेक्ट्रॉन्स के निकल जाने से इसके ऊपर जो बचा हुआ रेस्ट चार्ज है वो कितने के इक्वल रह गया, 1 कूलम के इक्वल रह गया। तो हम जानते हैं कि इस पे रहने वाला जो चार्ज है वो गए हुए इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि शुरुआत में क्या रही होगी, न्यूट्रल, और शुरू में जब न्यूट्रल रहती है कोई बॉडी तो उसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। जब आपने उसमें से n इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो उसके पास प्रोटॉन बचे रह गए ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन पड़ गए कम, तो अब न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रह पाएगी। अब न्यूट्रलिटी अगर मेंटेन नहीं रहेगी तो जितना नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया बिल्कुल उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के पास रह गया होगा। क्योंकि मान लो, एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि 10 कूलम का चार्ज, या ऐसे समझ लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चले गए, यानी इससे 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो 10 प्रोटॉन इस पे एक्स्ट्रा हो गए, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्योंकि बराबर होता है तो इसका मतलब जो 10 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हैं उनके कारण ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा वो 10 प्रोटॉन के बराबर आएगा, या ठीक है, या फिर ये कह लीजिए पॉजिटिव नेचर का होगा, 10 इलेक्ट्रॉन के इक्वल आएगा। तो अगर आपको ये पता करना है कि n इलेक्ट्रॉन निकाल लेने से कितना चार्ज उसके ऊपर रह जाता है, तो हम लिख देंगे फॉर्मूला Q बराबर n, मतलब n इंटू E के बराबर इतना चार्ज हमने निकाल लिया, तो जितना हमने निकाला उतना ही इस पे रह गया होगा पॉजिटिव नेचर का, बस जो निकला है वो नेगेटिव था और जो इस पे रह गया वो पॉजिटिव है। तो Q कितना दिया क्वेश्चन में, हम चाहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन निकालें ताकि इस पे कितना रह जाए, 1 कूलम, यानी Q की जो वैल्यू है वो 1 कूलम रह जाए, और n की वैल्यू हमें पता करनी है, और हम जानते हैं E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसको नीचे ले जाएंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाके 10 की पावर 19 हो जाएगा और ये नीचे 1.6 रहेगा। इसमें से आप 10 बाहर निकाल लीजिए, उसको 10 की पावर 18 कर दीजिए, अपॉन में 1.6 कर दीजिए, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9.625 16 6 जा
हाँ 16 6 96 होता है, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आंसर आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोज़ भी मिलती रहें और आप आने वाले एग्ज़ाम में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस शो करें, ठीक है ना। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग बेस्ट से बेस्ट दें अपना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना दम लगा दीजिए और आने वाले बोर्ड में मैक्स टू मैक्स मार्क्स लेकर के आइए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। W बराबर यानी वर्क निकालना है, W बराबर एम ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, W बराबर एम ई इंटू 10 थीटा, W बराबर एम ई सेक थीटा और नन, यानी कि डी पार्ट में नन दिया है। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सादा क्वेश्चन है। इसने कहा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हुए इलेक्ट्रिक डाइपोल को, जब आप ये टॉपिक पढ़े होंगे, थ्योरी पढ़ी होगी, तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पेपर की अप्रोच बदल गई है इस साल, ठीक है। आपको खाली क्या करना है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, बल्कि फॉर्मूले याद करने हैं, सिंबॉलिक चीज़ें याद करनी है कि किस चीज़ का क्या सिंबल होता है, क्या फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होता है, और उसके कुछ स्पेशल केसेस जो बने होते हैं वो आपको पता करने होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर भी एक डाइपोल की बात चल रही है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने के लिए जो वर्क किया जाता है उसका फॉर्मूला होता है, या तो आप ये याद करे होंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो इसने डाइपोल के डाइपोल मोमेंट को m से रिप्रेजेंट किया है, वैसे कुछ किताबों में p से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आप लोगों ने ये फॉर्मूला याद किया है तो उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। p इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। ये फॉर्मूला याद किया होगा वर्क डन का, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो यू की वैल्यू जब आपको निकालनी है तो आप, लेकिन ऑप्शन में अगर m दिया है तो उससे कंफ्यूज क्या होना, m भी उसने मोमेंट के लिए ही दिया है, यानी p मतलब डाइपोल मोमेंट और m भी डाइपोल मोमेंट। तो जो डाइपोल आपने यहाँ पे रखा हुआ है, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, वो हो गया m, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की है वो हो गई कितनी, e। तो इसका फॉर्मूला ये होता है। लेकिन अगर इसको हम लोग स्टेबल कंडीशन से रोटेट कराते हैं, वर्क कराते हैं, तो पहला एंगल जो हो जाता है वो cos 0 हो जाता है, और दूसरे वाले को मान लेते हैं कि थीटा, कि मान लिया शुरुआत में 0 डिग्री पे रखा हुआ था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री था, और फिर हमने उसको 0 डिग्री से घुमाकर थीटा कर दिया। मतलब ये एंगल कितना ले गए हम, थीटा। शुरुआत में ये 0 डिग्री के केस में रखा हुआ था और 0 डिग्री के केस से ये थीटा एंगल तक चला गया। तो फिर थीटा 1 जो है वो हमारा कॉस कितना हो जाएगा, cos 0। cos 0 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ज़रा देखिए क्या यही है। अब इसी को आप वर्क डन भी कह सकते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इसका वर्क डन होगा। तो एम ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज़ द वर्क डन। ऑप्शन ढूंढिए जल्दी से। तो पहले ऑप्शन लिया गया है W बराबर एम ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपको दिखाई दे रहा है। बड़े मज़े के साथ आसानी से आपको आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन में पूछा गया है ना, द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटल इज़, अच्छा सीधा सीधा क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0 1 इन्फिनिटी एंड -1। तो याद रखने वाली बात है। उसने कहा है कि मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है। अलग अलग मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है, आप जानते होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वैक्यूम में लगने वाला फोर्स डिफरेंट, और 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में वैक्यूम में लगने वाला फोर्स अलग होता है, और किसी अनदर मीडियम में अगर उनको रख दिया जाए तो फोर्स अलग हो जाता है। यानी मीडियम के बदल जाने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदल जाता है, और अलग अलग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है। तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, इसलिए इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, सीधे सीधे सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें क्या 1 कूलाम इज इक्वल टू, ये तो हमने अभी कर दिया कि 1 कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। इसने कहा है कि ईच ऑफ द 2 पॉइंट चार्ज आर डबल्ड एंड देयर डिस्टेंस इज हार्ड, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दैम इज p टाइम्स, वेयर p इज, जहाँ पे कि p की वैल्यू कितनी है। ओके इसने कहा 2 चार्ज पार्टिकल हैं, उनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो पहले केस फर्स्ट बनाते हैं। केस फर्स्ट का मतलब है कि शुरू में मान लो कि इनका चार्ज कितना रहा होगा, पहले वाले का Q1 दूसरे का Q2, और ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे रखे होंगे, r डिस्टेंस पे रखे होंगे। तो जब ऐसा हो रहा होगा तो उस केस में इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना रहा होगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अब नया केस बनाते हैं। इसने कहा कि अगर हमने चार्जेस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2Q1 और ये हो गया 2Q2। अगर दोनों चार्जेस को डबल कर दिया और डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो
जो फोर्स है, जो पहले जो फोर्स लग रहा था उसका P टाइम्स हो गया, फोर्स जो है वो P टाइम्स हो गया। आपको P की वैल्यू ही पता करनी है कि आखिर कितना होगा P की वैल्यू। यानी जनरली आपसे पूछा है कि अगर हम चार्जेस को डबल कर दें और डिस्टेंस को आधा कर दें तो फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आप F डैश निकालिए, यानी कि नए केस में F निकालिए। इस नए केस में F डैश कितना हो जाएगा, K इंटू 2Q1 इंटू 2Q2 अपॉन में R/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका K इंटू 4Q अपॉन R स्क्वायर बाई 4Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बाई 4। तो इसका मतलब आपका F डैश जो है वो कितना जाएगा, 4 चला जाएगा आपका ऊपर, तो ये बन जाएगा 4 4 जा 16 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितनी है, ये वैल्यू F के इक्वल है। तो F डैश बराबर कितना हो जाएगा, 16F हो जाएगा। देखिए आज की वीडियो में आप देख रहे हो, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी, मेरी पुरानी वीडियो आप देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स और थोड़ा आसान और थोड़ा सिंपल शब्दों में धीरे धीरे बताया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताने का कारण यह है कि क्वेश्चंस आज की वीडियो में बहुत सीधे सरल क्वेश्चंस हैं, कुछ भी ज़्यादा टफ इनमें है नहीं। और मैं आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ही इतने आसान क्वेश्चन शुरुआत में उठा रहा हूँ। लेकिन ये आसान तो हैं बट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक को भी आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। यही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कूलाम्स लॉ की जो वेक्टर फॉर्म होती है वो ये होती है। ऐसे कहा उसने क्वेश्चन में, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैन बी रिटन एज वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R वेक्टर R कैप होना चाहिए, यहाँ पर R कैप होना चाहिए, वेक्टर R लिखा है। वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, द SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। मतलब वो डायरेक्ट भी पूछ सकता है हमसे कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, सॉरी यूनिट क्या होती है। तो ये फॉर्मूला होता है ना, F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। खैर, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप एप्सिलॉन नॉट को चाहो तो उधर साइड ले जाओ और फोर्स को नीचे ले आओ। तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। R कैप का मतलब तो ये है ना, वेक्टर आप अगर R कैप ले रहे हैं तो वो एक यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन इसकी न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन, कूलाम इंटू कूलाम अपॉन डिस्टेंस की यूनिट मीटर का स्क्वायर। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, कूलाम मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अगर इसको आपने वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिया, दूसरी फॉर्म में, तो वो ऐसे भी बन जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू वेक्टर R। अगर वेक्टर R की फॉर्म में लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है R कैप बराबर कितना होता है, R कैप बराबर वेक्टर R अपॉन R क्यूब होता है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। R अगर वेक्टर R का भी आप यूनिट ले रहे हैं तो वेक्टर R की यूनिट हो जाएगी तब आपकी क्या, मीटर, और इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि R क्यूब है तो मीटर से ये क्यूब कटने के बाद फिर स्क्वायर आ जाएगा। तो आंसर आ गया कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए जरा, एप्सिलॉन नॉट की ऐसी कोई यूनिट दी गई है क्या क्वेश्चन में, तो अच्छा इस फॉर्म में नहीं है। जब इस फॉर्म में नहीं है तो फिर थोड़ा और इसको बदल लेते हैं। तो न्यूटन की पावर -1, मीटर की पावर -2 और कूलाम की पावर 2। देखिए ऐसी कोई यूनिट दी है क्या, हाँ पहला ही ऑप्शन दिया गया, न्यूटन की पावर -1, मीटर की पावर -2, कूलाम की पावर 2। तो ये सही आंसर होगा। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड ए डाइपोल एक्सपीरियंसेस। ओके, देखिए मिटा देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड ए डाइपोल एक्सपीरियंसेस। जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखा जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इस पर आना जरूर है क्वेश्चन, डाइपोल पर क्वेश्चन आना ही आना है। इसने कहा एक डाइपोल को जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है, इट एक्सपीरियंसेस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए नेट फोर्स, सेकेंड में ए नेट टॉर्क, थर्ड में बोथ ए नेट फोर्स एंड टॉर्क। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो नाइदर ए नेट फोर्स नॉर ए टॉर्क, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन में ये दिया गया है। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी है, आप खुद बताइए। अभी 2 मिनट पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ डाइपोल फोर्स महसूस नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इस वाले चार्ज पर इधर की ओर लग जाता है F1 बराबर QE और इस वाले पर इधर की ओर लगता है F2 बराबर QE।
मतलब वैल्यू दोनों की सेम होती है और बस डायरेक्शन अपोजिट होती है। इस पर लगने वाला फोर्स और इस पर लगने वाला फोर्स इक्वल और अपोजिट होता है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल करके एफ नेट कितना हो जाता है 0। तो एफ नेट 0 हो गया। लेकिन आपने देखा ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल भी हैं, अपोजिट भी हैं, पैरेलल भी हैं और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे लग रहे हैं, सर्टेन डिस्टेंस पे लग रहे हैं। तो व्हेन टू इक्वल अपोजिट पैरेलल नॉन कोलिनियर फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट देन दे फॉर्म ए कपल। जब दो फोर्स इक्वल भी हों, अपोजिट भी हों, पैरेलल भी हों और एक दूसरे की एक ही लाइन में एक्ट ना कर रहे हों, तो इस सिचुएशन में उन दो फोर्सेस के कॉम्बिनेशन को एक कपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपल, मतलब जोड़ा, एक जोड़े में वो फोर्स हैं। तो कपल का काम होता है बॉडी को टॉर्क प्रोवाइड करना, मतलब बॉडी को घुमा देना। तो जो आपने जो ये कपल बनाया है यहाँ पर दो फोर्सेस का, ये जो दो फोर्सेस का एक कपल बन रहा है, ये इस डायपोल को रोटेट करा देगा, घुमा देगा। तो इसके घुमा देने वाले इफेक्ट के कारण इसके ऊपर एक नेट टॉर्क लगेगा, यानी कि जो नेट टॉर्क होगा टाउ नेट, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो टाउ नेट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब टाउ नेट की वैल्यू 0 नहीं होगी, वो लगेगा ही लगेगा। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ एक डायपोल फोर्स महसूस नहीं करता लेकिन टॉर्क महसूस करता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कहा गया द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आर। चलिए इसी के साथ साथ समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या क्या कहा गया है? कूलाम, कूलाम पर मीटर, कूलाम मीटर, न्यूटन पर मीटर। अरे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अरे भाई जिसको बस डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अरे यार कौन सा मुश्किल काम है, बिल्कुल सिंपल। क्या होता है फॉर्मूला? Q इंटू 2 है। अगर एक डायपोल की मैं बात करूं तो ये चीज़ एक डायपोल कहलाती है। माइनस Q है, ये प्लस Q है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है। तो अगर एक माइनस Q और एक प्लस Q के बीच में 2a की डिस्टेंस ले करके हम लोग ने एक डायपोल बनाया, तो उस डायपोल की जो डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस Q टू प्लस Q होती है हमेशा, और उसकी जो वैल्यू होती है वो उनमें से किसी एक चार्ज, यानी इनमें से किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड इनटू उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होती है। तो इसका मतलब चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज की यूनिट कूलाम, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तुरंत देखिए कि पहले ऑप्शन में क्या दिया है? कूलाम, दूसरे में कूलाम मीटर इनवर्स, तीसरे में कूलाम मीटर और चौथे ऑप्शन में न्यूटन पर मीटर। तो कूलाम मीटर इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सपीरियंसेस। ओहो, अब की बार अच्छा क्वेश्चन बन गया, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा अच्छा। क्या कहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब इंटेंसिटी यूनिफॉर्म ना होने का मतलब है कि यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू E1 है, यहाँ E2 है, मतलब दो अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट है, ठीक है, अलग अलग है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पूरे स्पेस में, पूरे उस जगह पर पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है एवरीवेयर, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम हो। समझ रहे हैं ना मेरी बात? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जितनी है उतनी इस पे, 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 यानी डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन ना आ रहा हो तो ऐसी फील्ड को कहा जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें कि डिस्टेंस के चेंज होने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आ रहा हो तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल, सॉरी एक डायपोल को हमने रख दिया, तो डायपोल को आपने पहले भी कई क्वेश्चन देख लिए, तो एक डायपोल के 2 चार्ज होते हैं जो कि इक्वल और अपोजिट होते हैं और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं। तो एक चार्ज हो गया माइनस Q, दूसरा हो गया प्लस Q। तो इस प्लस Q वाले चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा इधर की ओर, क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इंटेंसिटी होगी। तो मान लिया कि इस पॉइंट की इंटेंसिटी कितनी है E2 और इस पॉइंट की इंटेंसिटी कितनी है E1, क्योंकि हर पॉइंट पर इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, इसी को ही कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इधर की तरफ मान लीजिए कितना आ जाएगा? F1 बराबर QE1 और ये कितना आ जाएगा? F2 बराबर QE2। इसका मतलब है कि 2 अलग अलग फोर्स लग रहे हैं। तो एक ही ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्स, अब तक इससे पहले जितने क्वेश्चन किए थे उनमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी और उनमें दोनों पे लगने वाला फोर्स इक्वल था क्योंकि Q इंटू E आता था। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? Q इंटू E2, Q इंटू E1। तो F1 इज़ नॉट इक्वल टू F2, F1 F2 के इक्वल नहीं है। तो जब F1 F2 के इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल नहीं है और डायरेक्शन में भी अपोजिट है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के पूर्णतः इफेक्ट को, यानी कि कंप्लीट इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा? आप कहेंगे कि जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा?
बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया जाएगा, तो यानी कि F1 डिफरेंस F2, मतलब चाहे तो या तो होगा वो F1 माइनस F2 के इक्वल या होगा वही F2 माइनस F1 के इक्वल, यानी कि जो फोर्स बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करके आपको नेट फोर्स मिल जाएगा। तो एक बात तो कंफर्म हो गई। अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चलें तो उसने पूछा कि पहला ऑप्शन है कि टॉर्क ओनली, मतलब वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क ओनली, टॉर्क एज वेल एज नेट फोर्स, थर्ड फोर्स ओनली, नन ऑफ दिस। तो पहली बात तो नेट फोर्स अकेला महसूस करेगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए, नहीं, एफ नेट जीरो नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया। तो एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि फोर्स तो महसूस करेगा ही करेगा, कंफर्म हो गया। अब दो इक्वल, मतलब कुछ दो फोर्सेस हैं, ये भले इक्वल ना हो, लेकिन मान लीजिए कि एक है 10 न्यूटन, एक है 15 न्यूटन, तो 10 न्यूटन के अपोजिट इसमें से जो 10 न्यूटन मिलेगा वो 10 न्यूटन तो उसके साथ कपल फॉर्म कर लेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें से जितना मैग्नीट्यूड छोटे वाले फोर्स का होगा वो बड़े वाले के, जो बड़ा वाला फोर्स उसके अपोजिट में है, उतना ही मैग्नीट्यूड उसमें से लेकर के वो टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा उसके अंदर, यानी एक कपल का फॉर्मेशन हो जाएगा और उससे टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा। तो बॉडी साथ क्या कर रही होगी, दोनों काम एक साथ कर रही होगी, मूवमेंट भी हो रहा होगा बॉडी के अंदर, मूवमेंट मतलब डिस्प्लेस भी कर रही होगी और घूम भी रही होगी। वाह, क्या गजब का मोशन हो रहा होगा, समझ रहे हैं ना, मतलब एक कंबाइंड मोशन, मतलब बॉडी घूम भी रही होगी, यानी कि डायपोल है वो घूम भी रहा होगा और साथ ही साथ डायपोल जो है वो आगे भी बढ़ रहा होगा, मतलब जिस ओर फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा उस ओर डायपोल आगे बढ़ रहा होगा और घूम भी रहा होगा। तो क्या घूमते हुए कितने मज़े का मोशन में आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसका मतलब टाउ नेट भी ज़ीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें महसूस करेगा, फोर्स भी महसूस करेगा और टॉर्क भी महसूस करेगा। तो इन द नटशेल आप अगर देखें, छोटी सी बात आप याद रखें कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डायपोल रखा होता है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो के इक्वल होता है, बट नेट टॉर्क जीरो के इक्वल नहीं होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान रखिएगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ कोई भी डायपोल फोर्स भी महसूस करता है और टॉर्क भी महसूस करता है। ठीक है, एमसीक्यूज़ में इतना भी जान लेने से आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि केवल और केवल चीज़ों को छोटा छोटा ऊपर ऊपर से पढ़ने से बेहतर है कि फिजिक्स को फील करिए, एंजॉय करिए, जितना आनंद लेंगे उतना ही मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन सेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 9.1 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। ओके, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट इज़, मतलब उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन कितना होगा। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करा दिया। मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रखी है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ऐसे भी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को एंटर किया, कितने इलेक्ट्रॉन का, पहली बात चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 kg। इसका मतलब ये दो चीज़ें आपको पहले से पता हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड उसने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, क्वेश्चन में कहा गया 9.1 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। अब कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो बताओ कितना होगा। तो अभी मैंने 2 मिनट पहले भी आपको एक बात बताई कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, चाहे वो रेस्ट में रखा हो चाहे वो मोशन में हो, मतलब कुल मिलाकर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी फॉर्म में, रेस्ट में, मोशन में, इन एवरी सिचुएशन दैट एक्सपीरियंस इज अ फोर्स, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है या वो चार्ज पार्टिकल जो है वो एक फोर्स महसूस करेगा, और जो फोर्स महसूस करेगा उस फोर्स की वैल्यू होती है F बराबर QE। क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया ना, F बराबर QE। अगर ये चीज़ें याद आने लगी, क्वेश्चन देखा और आप उसे टूट पड़े, तब आपको अंदर से अलग ही फील आएगा, अलग ही आनंद आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ साथ मज़े ले रहे होंगे। ठीक है, और अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, और बाकी लोगों में भी शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि चैनल जितना ज़्यादा ग्रो करे उतना ही मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने का। ओके, तो F बराबर कितना हो जाएगा QE। अब यानी कुल मिलाकर ये चार्ज पार्टिकल जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो इतना फोर्स महसूस करेगा, और जब ये फोर्स महसूस करेगा, इस पे जब फोर्स लगेगा तो वो फोर्स इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा, और जब फोर्स किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है तो उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ma। तो यही फोर्स जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगेगा वही फोर्स इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर फोर्स हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा ma बराबर QE, और हमें a निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा a बराबर QE अपॉन
एम, यानी कि चार्ज पार्टिकल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अपॉन एम। ये पता होना जरूरी है कि चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो वो फोर्स महसूस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और जो फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है उसके कारण उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। उस एक्सेलरेशन के कारण मास इंटू एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करके वो उस फोर्स के इक्वल ही होता है। सिंपली सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो Q का मतलब कितना हो गया, Q यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है 9.1 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में मास कितना होता है इसका 9.1 इंटू 10 की पावर -31। वाह क्या बात है, आपके मज़े के लिए देखिए कितना अच्छे अच्छे वैल्यूज़ दिया। तो 9.1 से 9.1 कैंसिल। अब बचा क्या आपके पास, ये बचा जी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और +6 माइनस का 13 और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 31। आप मुझे बता दीजिए, ऑप्शन ढूंढिए जरा। इसमें लिखा है 1.6 इंटू 10 की पावर 18 एक ही ऑप्शन में है, ठीक है ना। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1.6 एक ही ऑप्शन में है और 18 और 13 31 ही होता है। तो इसका मतलब प्लस का 18 और माइनस का 13 मिल गए, यानी 31 में से 13 गया तो कितना बचेगा 18। तो होगा 1.6 इंटू 10 की पावर 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं समझे? हाँ समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर भी किस में आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा और आपने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप चीज़ें समझ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करके उनको भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करिए। और आपका ये सब्सक्रिप्शन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन लेकर आता है। खैर, वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।